वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 236 पर आ जाइए। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 236 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडियन पेंगोलिन के बारे में। इंडियन पेंगोलिन को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट हो गया ये, या वुल्नरेबल? भारतीय पेंगोलिन या इंडियन पेंगोलिन एक रात्रिचर स्तनधारी है। ये खतरे की स्थिति में अपने आप को गेंद की तरह ये कर लेता है, बॉल की तरह। और यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है इस पर, और ये है इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन जो है वो इंडेंजर्ड है। चीनी पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा प्रकाशित जानवरों की रेड लिस्ट में भारतीय पेंगोलिन को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि चीनी पेंगोलिन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में भारतीय और चीनी पेंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। इससे होगा क्या? इनके शिकार पर, व्यापार पर और किसी भी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध है। पेंगोलिन की सभी प्रजातियां वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है ये। और पेंगोलिन जो है वो रात्रिचर स्तनधारी है, बिलों में रहते हैं, ये बिलों को खोदते हैं और चींटी और दीमक को खाते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन में ज़्यादातर मिट्टी को वातकित करते हैं। ठीक है, और नमी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंगोलिन जो है अपने अनोखे रूप के लिए जाना जाता है, उनके पास केराटिन के बने सल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं, और खतरे की स्थिति में ये जो पेंगोलिन है वो स्वयं की सुरक्षा के लिए गेंद की भांति रोल हो जाता है। ठीक है, जैसे कछुआ अपनी मुंडी को अंदर कर लेता है ना, उसी तरह से ये गेंद की भांति रोल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लावड़ी लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावणी है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो लावड़ी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें महिला नर्तक चमकीले रंगों, मेकअप और घुंघरू में 9 गज लंबी साड़ी पहनकर लाइव दर्शकों के सामने एक मंच पर ढोलक की थाप पर प्रदर्शन करती हैं। और लावणी शब्द लावण्या या सुंदरता से आया है। 18वीं शताब्दी के पेशवा काल में इस लोक कला ने लोकप्रियता हासिल की थी। देखिए, परंपरागत रूप से जो है इस लोक कला का प्रदर्शन राजाओं या सामंतों के सामने और युद्ध विराम के दौरान थके हुए सैनिकों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता था। और हाल ही में लावणी के कई वरिष्ठ कलाकारों ने जो है लावणी के नाम पर अश्लील प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, इसलिए न्यूज़ में था ये। ज्योग्राफी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? भारत का कौन सा राज्य है वो? देखिए, यहाँ है ऊपर सिक्किम, इस साइड है भूटान, यहाँ नेपाल फैला हुआ है, नीचे से आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ असम भी है, और ये है भूटान। तो भूटान से सर्वाधिक जो है असम की सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। उसके बाद ऊपर से अरुणाचल प्रदेश की लगती है, फिर नीचे से पश्चिम बंगाल भी है, और सबसे कम सीमा लगती है इसकी सिक्किम से। तो भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, और असम की 267 किलोमीटर लंबी सीमा भूटान से लगती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर सीमा लगती है, और सिक्किम की 32 किलोमीटर की सीमा जो है वो भूटान से लगती है। इंपॉर्टेंट कैनाल है स्वेज कैनाल। स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है ये, और अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, मिस्र ने वर्ष 2015 में स्वेज नहर का विस्तार करने वाली योजना की घोषणा की थी। कौन सा इसमें करेक्ट है? यह है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, नीचे है रेड सी, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है ये स्वेज कैनाल।
ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ी है सुएज कैनाल। और ये हो गया इजिप्ट, 2015 में इजिप्ट ने सुएज नहर का विस्तार करने की योजना की घोषणा की थी, करेक्ट है। ठीक है, और ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया एशिया, इन दोनों को अलग कर दिया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, डी है इसका आंसर। तो सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है और यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। यह विश्व की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लाइन में से एक है, जिसमें विश्व के कुल व्यापार का 12% से अधिक का व्यापार होता है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले तेल, प्राकृतिक गैस आदि मालवाहकों को एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। देखिए, मिस्र ने 2015 में सुएज नहर का विस्तार करने वाली योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मालवाहक जहाज़ों के प्रतीक्षा समय को कम करना और वर्ष 2023 तक यानी इस साल तक नहर का उपयोग करने वाले जहाज़ों की संख्या को दोगुना करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्षेत्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी क्षेत्र विशेष के अलग अस्तित्व के लिए पैदा होती है। क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद का ही एक लघु स्वरूप है। गलत है, केवल पहला ही करेक्ट है इसमें, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका जुड़ाव एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए पैदा होती है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए कोशिश करती है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखा जाता है तो ये अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, खालिस्तान का मुद्दा उठा था हाल ही में, न्यूज़ में था, अगर आपने सुना हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2016 में पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट है, सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। ब्रंटलैंड कन्वेंशन अगर याद हो तो गलत है पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही सही है यहाँ पर। तो सतत विकास को दर्शाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी गई थी। ठीक है, तो पहला वाला इनकरेक्ट, गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वहाँ पर। दूसरा वाला करेक्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। मिशन कर्मयोगी के संबंध में विचार करना है। यह एक क्षमता निर्माण योजना है जिसे 2020 में सिविल सेवकों के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारियों के भर्ती के बाद प्रशिक्षण तंत्र को अपग्रेड करना है और यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट मिशन कर्मयोगी से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मिशन कर्मयोगी एक क्षमता निर्माण योजना है जिसे वर्ष 2020 में सिविल सेवकों के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद प्रशिक्षण तंत्र को अपग्रेड करना है। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर करंट अफेयर्स का प्रश्न है, यदि भारत का यूएई के साथ रुपया दिरहम समझौता फाइनल होता है तो निम्नलिखित में से इसके कौन कौन से फायदे होंगे? विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क की बचत होगी, पूंजी की बचत होगी, सस्ते सामान की उपलब्धता होगी, निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत में कमी आएगी। बिल्कुल ये सब कुछ होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, यदि भारत का यूएई के साथ रुपया दिरहम समझौता हो जाता है तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जल्द ही रुपया दिरहम समझौता करने वाले हैं
और इसे बस औपचारिक स्वरूप देना बाकी है। अभी वर्तमान में व्यापार भुगतानों को निपटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं। यदि वे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू करते हैं तो दोनों देशों को विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, यानी जो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फ़ी है वो नहीं देनी होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, पूंजी की बचत होगी और सामान भी सस्ता होगा। इसके साथ ही स्थानीय करेंसी में व्यापार से पूंजी का काफ़ी आसानी से प्रवाह हो जाएगा। निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। तो सब कुछ होगा विकल्प में जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी कर चुकी है इसको। निम्नलिखित नदियों को उनके अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखना है। नॉर्थ टू साउथ लगाइए। सबसे ऊपर कौन सी आएगी, चेनाब या इंडस? सबसे ऊपर है इंडस, यानी सिंधु और ये सब उसमें मिल जाती हैं। सिंधु के नीचे है झेलम, झेलम के नीचे है चेनाब, चेनाब के नीचे है रावी, रावी के नीचे ब्यास और सबसे नीचे है सतलज। ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सी है इसका आंसर। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ 62 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को संशोधित करने की इच्छा प्रकट की है। भारत ने जम्मू कश्मीर में कार्यान्वित किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर जारी विवादों के समाधान के प्रति पाकिस्तान की अनिच्छा का हवाला देते हुए मंशा प्रकट की है। भारत ने नीदरलैंड के हेग में अवस्थित मध्यस्थता न्यायालय में जाने के पाकिस्तान के एक पक्षीय निर्णय का भी विरोध किया है। देखिए, भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों तक चली समझौता वार्ताओं के बाद वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और विश्व बैंक को भी बीच में लाया गया था। मतलब विश्व बैंक ने भी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इस संधि में कभी भी संशोधन की स्थिति नहीं बनी। इसे प्रायः दक्षिण एशिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और तनाव की स्थिति को भी सफलतापूर्वक सहन कर लिया। देखिए, यह जो संधि है वो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों कौन कौन सी, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है। उपर्युक्त 5 नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम क्रम देखें तो सबसे ऊपर सिंधु, उसके नीचे झेलम, के नीचे चेनाब, के नीचे रावी, के नीचे सतलज। ठीक है, और ऑप्शन में क्या थे, ये 3 और ये नीचे 4। अगर व्यास भी आ जाए इसमें तो व्यास रावी के ऊपर रहेगी या नीचे नीचे रहेगी? तो सबसे पहले इंडस यानी सिंधु है, सिंधु के नीचे है झेलम, झेलम के नीचे है चिनाब, चिनाब के नीचे ये आ गई रावी, के नीचे आ गई ये ब्यास, सबसे नीचे सतलज। ये सारी की सारी इंडस में मिल जाती हैं, सिंधु में। ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य में थिंक 20 समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 के तत्वाधान में थिंक 20 समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। थिंक 20 का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस बैठक का व्यापक विषय क्या रहा? पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन। ठीक है, 17 जनवरी को बैठक के अंतिम दिन G20 देशों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची बौद्ध स्तूप का भ्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है? अनुच्छेद 93, आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93। देखिए, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फटकार लगाई है, मतलब कुछ कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका यानी PIL उसके पास आई थी, उसमें जो है केंद्र से जवाब उसने मांगा, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2019 में 17वीं यानी जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है, लोकसभा के लिए उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं करना। ठीक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मतलब अभी उपाध्यक्ष जो है वो चुना नहीं गया,
और राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं में भी यह जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है। अब आर्टिकल 93 की बात करें तो अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा जो है वो पद रिक्त होते ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए 2 सदस्यों को नियुक्त करेगी। हालांकि यह अनुच्छेद समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, ठीक है, इसी चक्कर में सीटें खाली भी पड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है, किसने की थी इसकी स्थापना? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लाला लाजपत राय की जयंती हर साल 28 जनवरी को मनाई जाती है। लाला लाजपत राय ने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन यानी हिंदू रिलीफ मूवमेंट शुरू किया था और उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट इसमें ये रहता है कि ये तो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है, एक है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसकी स्थापना किसने की थी? 1905 में की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ की थी? पुणे में। और ये 3-4 तरीके से प्रश्न बना भी है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ की? तो पुणे में की, महाराष्ट्र में। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नीति आयोग की तरह कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया ये भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन, गुणवत्ता प्रमाणन जैसे कामों को करता है। इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई, इसलिए इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इसके अलावा यह उक्त विषयों से जुड़े आकस्मिक या अतिरिक्त मामलों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का भी काम करता है। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में इसने घरेलू खिलौना निर्माण इकाइयों को 1097 लाइसेंस दिए हैं, जिनमें से 96% से अधिक लाइसेंस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी, मैसूर, शिमला या नई दिल्ली? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह है मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग का भाग है और यह जो संस्थान है, संस्थान का उद्देश्य अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं की रक्षा और आलेखित करना है। यह संस्थान गैर मूल निवासी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाओं को पढ़ाकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1969 में। अच्छा, एक और चीज़ मैसूर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी मैसूर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न अभी सितंबर में जो CDS UPSC CDS की परीक्षा हुई थी 2022 उसमें पूछा गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ये इसका उद्घाटन हाल ही में किया भारत के गृह मंत्री ने। तो हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख मंच होगा और यह शैक्षिक, विधायी, कार्यकारी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मामलों और मुद्दों का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। धन्यवाद।